आप शुरू कर सकते हैं। वंदे मातरम साथियों, जय हिंद, सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी सही सबको? बढ़िया बढ़िया, बोलिए बोलिए। और ये स्ट्रक्चर वगैरह सब दिख रहा है सभी को जो मैंने बना रखा है? जी जी। ठीक है। तो कल हमने चर्चा की थी अपने एक्सटर्नल ऑर्गन्स की, जो हमारे जो उसके ये हमारी डिलीवरी से रिलेटेड है सब कुछ। मैं आप लोगों को वही बताऊंगी। सबसे जरूरी है कि उसमें हमने ये बताना है कि जो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स का कल मैंने बताया था, तो आज मैं बताऊंगी आपको इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारे अंदरले ऑर्गन्स हैं, जो जरूरी है कि जिसके अंदर हमारे यूट्रस होती है। ये हमारा जो मैंने आपको सामने यूट्रस का स्ट्रक्चर बना रखा है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है। ये मेन ऑर्गन्स हमारा यही है, इसी में बच्चा ठहरता है, इसी में सारी प्रक्रिया इसी स्ट्रक्चर के अंदर ही होती है, यूट्रस के अंदर होती है। इसके अंदर जब जब भी ये फर्टिलाइजेशन हो रही है, बच्चा ठहर रहा है, जो भी है, तो इसके अंदर जो प्रक्रिया होती है वो हमारे सबसे बड़ा रोल होता है हमारे हार्मोन्स का। हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं तभी ये सब तब्दीलियां लाते हैं। सबसे पहले हमारे हार्मोन्स होते हैं, 4 तरह के हार्मोन्स हमारे अंदर होते हैं। एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन, एक फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, और एक ल्यूटेनिन हार्मोन्स होता है। ये 4 होते हैं। चारों में से जो सबसे पहला और ये होता है एस्ट्रोजन। ये हमारे जो सेक्स ग्लैंड्स होते हैं उनको ये बढ़ाता है। प्यूबर्टी में यही काम आता है। जैसे हमारे प्यूबर्टी वो शुरू होती है, जब हम जवान होते हैं या कुछ भी होते हैं, तो सबसे पहले ये एस्ट्रोजन ही बढ़ता है। एस्ट्रोजन के बढ़ने से सेक्स ग्लैंड में फर्क पड़ता है। सेक्स ग्लैंड मीन्स के जैसे कि लेडीज में ब्रेस्ट का बढ़ना, और जो भी अपने ऑर्गन्स में बाल वगैरह आते हैं, ये सब ग्लैंड्स बढ़ते हैं, सेक्स ग्लैंड बढ़ते हैं इससे, एस्ट्रोजन से। जब ये एस्ट्रोजन बढ़ता है तो उसके बाद फिर ये प्रोजेस्टेरोन भी बढ़ता है। इसका ये काम होता है, जब एस्ट्रोजन बढ़ता है तो ये सेक्स ग्लैंड को अंदर से बढ़ाता है। जब हमने चांस लेना है इसके लिए, कंसीव करने के लिए, बच्चा पैदा करना है, तो उसके लिए हमारे ये हार्मोन्स का बराबर होना बहुत जरूरी है। अगर ये इनबैलेंस है, अगर एस्ट्रोजन बढ़ रहा है या प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा है, इनमें से कोई भी हार्मोन्स बढ़ता है, तो हमें कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे अगर किसी का एस्ट्रोजन या कोई भी हार्मोन्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो लेडीज में सबसे पहले क्या होगा कि उसके यूट्रस में जो अपना पीरियड्स है उसमें फर्क पड़ जाएगा। अपने जो हर महीने हमें महीना आता है, मेंसेस आते हैं, उसमें फर्क पड़ने लग जाएगा। 2-2 3-3 महीने तक उसको महीना नहीं आएगा, मेंसेस नहीं आएगा, वो साइकिल खराब हो जाएगा। और जो हार्मोन्स एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, हार्मोन्स ये प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाएगा, तो जो लेडीज है उनके बाल आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो सेक्स ग्लैंड बढ़ते हैं, और वैसे भी ऑर्गन्स जो हमारे एक्सटर्नल है, यहाँ पर बाल आएंगे। आपने नोट किया होगा कि किसी किसी के, आपने नोटिस किया होगा कि किसी के दाढ़ी भी आने, लेडीज के दाढ़ी आ जाती है, मूछें आ जाती हैं, यहाँ पर बाल आ जाते हैं। तो सिर्फ इसके करके बढ़ जाते हैं, और उनका जो साइकिल पीरियड है वो डिस्टर्ब हो जाता है। दो दो, और ये नहीं है कि सिस्ट हो गए हैं उसको तब करके ऐसा हो रहा है। कई बार सिस्ट भी नहीं होते ओवरी में, लेकिन फिर भी उनके हार्मोन्स इनबैलेंस होने के कारण तो उनको ये सब प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, और उनको प्रेगनेंसी भी नहीं होती। सबसे बड़ा कारण हो जाता है कि उसके कारण प्रेगनेंसी के चांस बिल्कुल नील हो जाते हैं, क्योंकि उनको हार्मोन्स इनबैलेंस हुए हुए हैं। तो उसके लिए उनको पहले अपना हार्मोन्स बैलेंस बनाना पड़ता है। इसमें थोड़ी दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है, लेकिन कई बार किसी का हो जाता है और लेकिन किसी का नहीं हो पाता। दूसरा, जब हमने कंसीव करना है, ये सब प्रक्रिया के लिए हमारा सबसे पहले एस्ट्रोजन बढ़ता है, जो सेक्स ग्लैंड को बढ़ाता है। दूसरा जो है फिर प्रोजेस्ट, जब ये बढ़ता है उसके बाद जब ये खत्म हो जाता है, चलता रहता है वैसे थोड़ा बहुत, जब इसकी पूरा हो जाता है काम, तो फिर हमारा ये प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है। प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है तो जो हमारी ये यूट्रस है, ये हमारी यूट्रस की दीवार है। इसके बाद मैं आपको इसका समझाऊंगी। जब ये प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है तो जो हमारी ये जो दीवार है इसको नरम बनाता है। ये हमारे यूट्रस की अंदर की लेयर होती है, तो इसको नरम करता है। जब इसको नरम करता है तो
जब इसका काम खत्म हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन का काम खत्म हो जाता है, तो फिर उसके बाद फिर इसका काम शुरू होता है, FSH, फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये जो होता है, ये जब शुरू होता है, तो ये जो हमारे ओवरी होती है, ये इसको ओवरी बोलते हैं। जो ओवरी में ये सेल्स बढ़ते हैं, ये सेल होते हैं, तो ये इनको बढ़ाने का काम करता है। जब ये सेल बढ़ाता है, जब ये सेल बढ़ जाते हैं, तो फिर जब इसका काम खत्म होता है, तो फिर हमारा ये चौथा हार्मोन्स शुरू हो जाता है, ये वाला ल्यूटेनिंग हार्मोन्स। ये ओवुलेशन, जो हमारा जो ओवुलेशन का काम, जो हमारा ओवम होता है, उसको फर्टिलाइजेशन, या जैसे हमारा 14 दिन के बाद किसी का ओवुलेशन होता है, किसी का 16 दिन के बाद होता है, किसी का 18 दिन के बाद होता है। जब वो ओवुलेशन होता है, तो ये ओवुलेशन को बाहर निकालने में, बनाने में उसका काम ये करता है। जब ये हार्मोन्स अपना काम करता है, तो उस जब इसकी प्रक्रिया खत्म हो जाती है, तो उसके बाद फिर प्रोजेस्टेरोन फिर अपना काम शुरू कर देता है। जब ये अपना काम शुरू करता है, तो फिर ये 14 दिन के अंदर अंदर, अगर तो ओवुलेशन हो गया, ठीक ठाक हो गया, तो ठीक है। अगर ये ओवुलेशन 14 दिन के बाद बढ़ जाता है, तो फिर साइकिल पीरियड शुरू हो जाता है। 14 दिन के बाद फिर ये अपना और सेल्स बढ़ाने लग जाता है, जिसके कारण हमारी 28 दिन में या 30 दिन में जो साइकिल पीरियड है, मेंसेस फिर हमारे आ जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन के बढ़ने से फिर हमें जो मेंसेस हैं वो आते हैं। अगर इसके बढ़ने से पहले पहले अगर ओवुलेशन हो रही है और उस दौरान हम इंटरकोर्स करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमारी जो कंसीव होने के चांस तब बढ़ते हैं। आगे आ जाती है, इसके बाद आ जाती है हमारी यूट्रस। ये हमारी यूट्रस होती है, ये स्ट्रक्चर है। ये जो होती है, ये हमारी फलोपियन ट्यूब है, और ये हमारी ओवरी है, और ये हमारी सर्विक्स है, और ये जो है, ये इसके यूट्रस के अंदर की दीवार है। जो ये अंदर वाली दीवार होती है, ये हमारे 3 लेयर से बनी होती है। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, और ये थर्ड लेयर। जो ये फर्स्ट लेयर होती है, ये प्रीमिटेरियम कहते हैं इसको। सेकंड होती है मायोमिटेरियम कहते हैं, और जो अंदर वाली दीवार होती है वो एंडोमिटेरियम कहते हैं। जो मेन रोल होता है इसका, ये बॉडी होती है, ये यूट्रस की सबसे बड़ी बॉडी होती है। जैसे हमारी पूरी बॉडी होती है, इंटरनल होती है, वैसे ये मेन बॉडी होती है। ये तो सिर्फ ऊपर की दीवार होती है, मेन काम इसी का होता है। इसी के अंदर जा करके जो हमारा, जो हमने कंसीव किया है, जो एग है, जो कुछ भी है, वो इसी के अंदर आकर के ये जो है, ये बॉडी ही ओवम को फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब जाइगोट बन जाता है, तो ये फीटस को एम्ब्रियो, इसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, तो एम्ब्रियो को यहाँ पर जगह देती है। इसको हम, जो एम्ब्रियो होता है, हम इसको सीधा फीटस नहीं बोल सकते। पहले ओवम होता है, फिर एम्ब्रियो होता है, फिर फीटस बनता है। तो ये जब यहाँ पर आता है, तो इसको हम एम्ब्रियो बोलेंगे जब तक कि ये 2 महीने के बाद, जब तक कि इसकी धड़कन ना बन जाए। जब बच्चे की धड़कन बन जाती है, तो हम उसको हम फीटस बोलते हैं। लेकिन जब ये यहाँ पे आता है, तो हम इसको एम्ब्रियो बोलते हैं। तो ये चीज यहाँ पर के आकर के ये इसको बच्चेदानी जो होती है, बच्चे को रहने के लिए जगह देती है। तो इसके बाद आता है ये जो अपनी फैलोपियन ट्यूब होती है, पहले नंबर पे तो ये फंडस है, ये यूट्रस का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। जब हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों के दोनों हार्मोन्स चेंज होते हैं, ओवुलेशन होता है, तो हमारे अंदर ये ओवरी में ये सेल्स बनते हैं, छोटे छोटे फॉलिकल्स बनते हैं। फॉलिकल्स की गिनती ये नहीं है कि हमारे थोड़े से बन रहे हैं, 4 5 या 10 20 30 40 100 200, नहीं, ये बहुत कई गिनती में, 100 200 1000 तक की गिनती में इसमें फॉलिकल्स बनते हैं। कुछ खराब हो जाते हैं, और कुछ सिस्ट बन जाते हैं, और कुछ उनमें से, इन 2000 फॉलिकल्स में से सिर्फ एक ही जो है एग बनता है, जो परिपक्व एग जिसको बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, वो होता है मेन सारे में से। तभी करके वो सिर्फ एक ही एग की फर्टिलाइजेशन होती है, सारे नहीं होते, सारे फॉलिकल्स खराब हो जाते हैं। और जब हमारे हार्मोन्स हमारे इनबैलेंस हो जाते हैं, तो यही फॉलिकल्स जो होते हैं,
यही फूट फूट के अंदर हमारी ओवरी में चिपक जाते हैं। कुछ चिपक जाते हैं, कुछ ऐसे चिपक कर साथ में ना ओवरी के ऐसे साथ साथ लग जाते हैं, तो वही किसी के अंदर पानी भर जाता है, और किसी के अंदर गांठ बन जाती है, और किसी के अंदर जैसे हम सिस्ट, वो सिस्ट का रूप ले लेते हैं। कहते हैं ना कि हमें सिस्ट कई बार क्यों होती है, तो ज्यादा करके यही कारण होता है कि हमारे जो ओवरी में सिस्ट इसी वजह से हो जाती है, क्योंकि वो फॉलिकल्स निकल नहीं पाते, हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं, और जो फॉलिकल्स बनते हैं वो खराब हो जाते हैं, खराब होकर के यहाँ यहाँ ओवरी में चिपक जाते हैं, और वो फिर वो जैसे जैसे हम डाइट लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो वो उनको भी खुराक मिलती है, तो उनका साइज बढ़ने लग जाता है। ऐसा ऐसे करके जो ये फॉलिकल्स होते हैं ना, ये गिनती से ये दीवारों में नहीं चिपके होते, ये ऐसे ऐसे करके कई फॉलिकल्स होते हैं। लेकिन जब वो ज्यादा गिनती बढ़ जाती है और वो निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि साइकिल पीरियड खराब हो चुके हैं, उनके हार्मोन्स इनबैलेंस हो चुके हैं, तो वो चिपकने लग जाते हैं, ये ओवरी की दीवार पे चिपकने लग जाते हैं ऐसे ऐसे। जब चिपकेंगे तो वो बढ़ती जाएंगे, तो उसका वॉल्यूम होता है, इसको इसको वॉल्यूम भी बोलते हैं, मीन्स के जगह अंदर कितनी है, तो उसका वॉल्यूम कम होता जाता है। तो जब भी हम अल्ट्रासाउंड या कुछ भी करवाते हैं, तो हमारा इसका वॉल्यूम आता है भी अंदर कितनी जगह है, तो उनको जगह नहीं मिलती और सिस्ट ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं, तो उसको कई बारी मल्टीपल सिस्ट बोल देते हैं। इसके बहुत से नाम हैं सिस्ट के, एक नाम नहीं है, काफी नाम है, जो कि इसको हम कह देते हैं कि ओवरियन ओवरिन सिस्ट बोल देते हैं, पीसीओडी भी बोल देते हैं, पीसीओएस भी बोल देते हैं, और कई बारी इसमें मास भी बढ़ने लगता है, जिसको पॉलिप बोल देते हैं, पॉलिप भी हो जाता है, पॉलिप को कई जगह पर भी हो जाता है, लीवर में भी हो जाता है, यूट्रस में भी हो जाता है, कई उस वो होता है एक मास का, जैसे हमारे मस्सा होता है बॉडी में, कहीं पर भी यहाँ हो जाता है, यहाँ हो जाता है, यहाँ हाथ पे वो मस्सा टाइप हो जाता है। तो इसके बाद ये होते हैं यूट्रस, ये ओवरी है यूट्रस की, और ये फ्लोपियन ट्यूब है, ये दोनों तरफ ये देख रहे हो, ये फ्लोपियन ट्यूब है, और ये जो है ये हाथ जैसे दोनों तरफ, ये फिम्बर्स होते हैं। ये फिम्बर्स ये मीन्स के जब लेडीज और जेंट्स जब आपस में इंटरकोर्स करते हैं, तब ये जो फिम्बर्स होते हैं, तब जो प्रक्रिया होती है ना, ये जो ओवम अंदर से निकलता है, एग निकलता है, तो ये एग को पकड़ कर ऐसे पकड़ते हैं, पकड़ करके यहाँ से ये चीज मैं आपको जो शो कर रही हूँ, ये ओवम है, ये ओवम है, मीन्स के एग है, जो यहाँ से निकल करके ये यहाँ से जाता है। ये जो होता है ना, ये ट्यूब का खुला खुला भाग होता है, फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इस भाग में होती है, एम्पुला। ये देखिए, इधर मैंने फर्टिलाइजेशन लिखा है और इधर मैंने एम्पुला लिखा है, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे भी मैंने बनाया है, ये फर्टिलाइजेशन होती है, यहाँ से एग जाता है, यहाँ से जा करके यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, ये ट्यूब का खुला भाग है जिसको एम्पुला बोलते हैं। उसके बाद इसका साइज आगे से घट जाता है, ये घट घट के जो इसका मुंह है, ट्यूब का मुंह है, जो यहाँ पर आकर के होता है यूट्रस के अंदर। ये देखिए, फर्टिलाइजेशन हो रही है, जब यहाँ से जाता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, तो ये यहाँ पर, फिर यहाँ पर कई बार आप सुनते होंगे कि ट्यूब में बेबी रह गया, कई बारी एग जो है फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो यहाँ पर ये जो एरिया होता है ये बहुत बारीक होता है, तो कई बारी यहीं पर ही फंस जाता है, और बच्चा जो है फिम्बर्स जो एम्ब्रियो होता है वो यहीं पर फंस के रह जाता है, और कई बारी ट्यूब जो होती है फट फट जाती है, या फिर बहुत बहुत क्रिटिकल हो जाती है, तो जिसके कारण इस ट्यूब को काट दिया जाता है। लेकिन दो ट्यूब्स होती हैं, तो दूसरे में चांस होता है कि दूसरे में प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो ये ट्यूब होती है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, जब एम्ब्रियो होता है, जब यहाँ से फर्टिलाइजेशन होती है, ये यहाँ से होता हुआ एम्ब्रियो यहाँ पर आता है, यहाँ से फिर ये यहाँ पर टिक जाता है। ये जब इंटरकोर्स होता है, ये तभी सारी प्रक्रिया होती है। और ये जो हमारी होती है, ये सर्विक्स है, जो कल कल मुझसे पूछ रहे था कि सर्विक्स होती है वो क्या इसका रोल होता है, इसका यही रोल होता है कि ये सर्विक्स होती है, जिसको हम बच्चेदानी का मुंह बोल देते हैं, ये सर्विक्स का बाहर का एरिया है, और ये जो होता है ये सर्विक्स का अंदर का एरिया होता है। ये इतनी लंबी
अंदर बाहर से जब यूट्रस होती है, बाहर से मुंह ऐसा होता है, और इसकी जो अगली लंबाई होती है वो कम से कम 1 इंच तक या आधा इंच तक इसकी सर्विक्स का मुंह होता है। उसके बाद फिर हमारी अंदर यूट्रस शुरू हो जाती है। और ये इसको बोलते हैं विजाइना। जो ये विजाइना होती है, विजाइना की जो लंबाई होती है वो 3 इंच तक होती है। जब हम मैं पेशेंट की ये सर्विक्स के अंदर पीबी करके देखते हैं, डॉक्टर्स वैसे 2 फिंगर से देखते हैं, लेकिन मैं जो मेरी आदत है मैं 1 फिंगर से देखती हूँ। तो कम से कम 1 फिंगर पूरी की पूरी अंदर इंसर्ट होनी चाहिए। अगर हमारी पूरी फिंगर अंदर जा रही है, अगर हम पीवी कर रहे हैं और हमारी पूरी जो फिंगर है अंदर जा रही है, यूट्रस को टच हो रही है, तो ये समझो कि उसको कोई भार नहीं पड़ रहा, उसकी यूट्रस बिल्कुल ठीक है। और जब हमारे पीरियड्स आके हटते हैं तो हमारी जो यूट्रस का मुंह होता है, ये सर्विक्स का मुंह होता है, ये कम से कम इतना के लगा लो, इत, इतना सा दिख रहा है सबको, इतना सा खुला होता है। अगर इतना सा खुला होगा तो उनको कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कई बारी जिसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, डॉक्टर्स को पता नहीं चलता कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो उनके लिए फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि ये यूट्रस का मुंह पीरियड्स आने के बाद बंद का बंद ही रहता है, टाइट, जिसको हम ये ऐसे बंद हो जाता है, और जो टाइट, जिसको टाइटनेस बोल देते हैं। इसकी वजह से चाहे बिल्कुल रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आ रही हैं, सब कुछ ठीक आ रहा है, जेंट्स भी ठीक है, लेडीज भी ठीक है, लेकिन उसको कंसीव नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह ये होती है कि यूट्रस का मुंह बंद पड़ा है, जिसकी वजह से जो सीमन है वो अंदर जा नहीं पा रहा है। पीरियड्स आएंगे, पीरियड्स आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारा कुछ होगा, लेकिन जो सीमन है वो अंदर नहीं जा पाएगा। तो उसके लिए फिर अलग से ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, जिसके करके ये सारा कुछ इसको नरम करना पड़ता है, यूट्रस को नरम करना पड़ता है, तब करके जाके थोड़ी सी इसकी जगह बनती है। तो इसके लिए जो प्रेगनेंसी होने के लिए ये सबका हार्मोन्स का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे हार्मोन्स इनबैलेंस हैं तो प्रेगनेंसी के कोई चांस नहीं हो सकते। अगर प्रेगनेंसी के चांस ही नहीं होंगे तो फिर यूट्रस चाहे बिल्कुल ठीक हो, कुछ भी हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए ओवरी ओवरी के टेस्ट, सब चीज के टेस्ट बहुत जरूरी हो जाते हैं करवाने के, हमारे इसके कंसीव के लिए। ये सब ठीक है, हमारा एग ठीक बन रहा है, अगर एग नहीं ठीक बन रहा है तो भी प्रेगनेंसी होने के चांस बिल्कुल नहीं रहते। और कई बारी जब यूट्रस में स्वेलिंग आ रही है, यूट्रस में स्वेलिंग आ रही है, तो भी हम हमारी यूट्रस में कभी भी हमें कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि इसका टेम्परेचर, स्वेलिंग क्यों आएगी, इन्फेक्शन बढ़ जाती है। इन्फेक्शन बढ़ने से जो ये चीज, ये एरिया है हमारा यूट्रस का, ये एरिया है, ये फूल जाता है आगे से, ये बढ़ जाता है, और यहाँ से ये सारे यहाँ पे यूट्रस में सारी स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आने के करके हमें जो कंसीव नहीं हो पाता है, एक तो ये कारण हो जाता है। और दूसरा, अगर हमारी यूट्रस आगे से सूजी होती है, सूजी होने के करके जो अगर यूट्रस का मुंह खुला भी होगा तो वो भी बंद रहेगा। और हमारी यूट्रस का जो टेम्परेचर है ना, कई बार वो बढ़ जाता है, उसके बढ़ने से भी अगर हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक है, हस्बैंड ठीक है, और कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी हमारी यूट्रस को बिल्कुल ठीक रखना बहुत जरूरी है। अगर हमारी यूट्रस ठीक नहीं होएगी, टेम्परेचर बढ़ा होगा, उसका अल्कालाइन बढ़ जाता है, जिसके करके कि जो सीमन अंदर जाएगा वो भी खराब हो जाएगा। उसके लिए हमें हमारी यूट्रस का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक रखना पड़ता है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपना अल्कालाइन भी, अगर हमें लग रहा है कि हम ठीक नहीं है, हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कोई गर्मी की शिकायत है, हमारा यूरिन अच्छे से पास नहीं हो पा रहा है, हमारे यूरिन येलो आ रहा है, या हमारे दर्द है या कुछ भी है, तो कंसीव से पहले ये सब जरूर इसका ठीक होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमारे आयुर्वेद में वात पित्त कफ, इसका भी बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर हमारी बॉडी में वात पित्त कफ तीनों में से कुछ भी बड़ा होगा तो भी इसने कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। और सबसे ज्यादा असर वात का होता है, वात का असर सबसे ज्यादा हमारी यूट्रस पे जाता है। अगर हमारा वात बढ़ा हुआ है तो यूट्रस में कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। एक तो जो हमारी हवा पास होती है, हवा हमारी पास, उसका पता ज्यादा कैसे चलता है,
उसका पता हमारा ऐसे चलता है कि जो हमारी हवा पास होती है वो हमारी पीछे से नहीं होगी, वो हमारी आगे से होगी, हमारी इस जगह से होगी। इसके अपने जो ये सर्विक्स है, सर्विक्स विजाइना, विजाइना के अंदर से हवा पास होगी। अगर आपको लग रहा है कि हमारी विजाइना से अंदर से हवा पास हो रही है, तो इसका मतलब हमारी यूट्रस का जो है वो बाई बादी हमारी बात बढ़ा हुआ है। इस वजह से हमें कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है और हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है जो हमारा सही नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हमारे हार्मोन्स बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले इन हार्मोन्स को हमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर ये ठीक नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। पीरियड्स रेगुलर होने जरूरी है। जो हमारा फर्टिलाइजेशन का टाइम होता है वो हमारे 14 दिन का, 14वें दिन, ये ये ऐसे होता है, किसी का 14वें दिन, किसी का 16वें दिन, किसी का 18वें दिन। किसी को पीरियड्स आ रहे हैं 28 दिन में, तो उसका ओवुलेशन होएगा 14 दिन में। अगर किसी के आ रहे हैं 30 दिन में, तो उसका होगा 16 दिन में। फर्टिलाइजेशन का टाइम जो होता है, ओवुलेशन, सॉरी, ओवुलेशन का टाइम जो होता है उसका तब होगा। और अगर किसी के पीरियड्स आ रहे हैं 35 दिन में, 40 दिन में, तो उसका 18 दिन का होगा। तो ये अलग अलग से ओवुलेशन का टाइम होता है। अब आप मेरे से कहोगे कि ओवुलेशन का हमें पता कैसे चलता है? ये ओवुलेशन का वैसे तो हमें नहीं पता चलता, जस्ट यही पता चलता है कि हमारा इतने दिन में अगर पीरियड्स आया तो हमारी 12-14 दिन में ओवुलेशन हो जाएगी। लेकिन अब इसका ये चल पड़ा है कि अगर किसी को ज्यादा ही जरूरत होती है कि हम टाइम देख करके ये सब कंसीव का करें, तो उसके लिए ओवुलेशन किट आती है। तो जैसे प्रेगनेंसी किट होती है वैसे ही ओवुलेशन किट होती है, तो उसके जरिए पता चल जाता है कि हमारा ओवुलेशन कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उसके लिए हमें फिर उस दिन ही, वो सम दिनों में वैसे करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो दो दो दिन छोड़ के, एक एक दिन छोड़ करके फिर उसको सम दिन बोला जाता है। तो इसके लिए जो यूट्रस है, कई बारी हमारी यूट्रस होती है उसकी बनतर, ये साधारण यूट्रस है, ये नॉर्मल 90% लेडीज में ये यूट्रस नॉर्मल पाई जाती है। लेकिन कई यूट्रस ऐसी होती हैं, दो पार्ट्स में बीच में से बटी होती है, जिनके मुंह एक होता है और यूट्रस अंदर से दो होती है। जिनकी दो यूट्रस होती हैं, अगर तो उनका टेस्ट में ठीक आता है कि चलो दो यूट्रस हैं, लेकिन जगह कम है, तो इधर भी कम है, इधर भी कम है, तो उनको प्रेगनेंसी होएगी, लेकिन उसको बेबी को ठहरने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो वो किसी काम का नहीं है। और कई बार यूट्रस के दो मुंह भी होते हैं, एक मुंह सामने होता है और एक मुंह साइड में होता है, लेकिन जो इधर होता है उसका कोई फायदा नहीं हो, वो किसी काम का नहीं होता है। लेकिन जो सामने होता है, जो प्रेगनेंसी होती है, वो इस जगह पर आके वो सेफ है, वो सेफ होती है, लेकिन उसके अंदर दीवार होती है। बहुत सी हैं, मेरे पास ऐसे केस भी आए हैं जिनकी दो यूट्रस हैं लेकिन उनको प्रेगनेंसी हुई है, बट आगे उनको, उन्होंने मेरे पास डिलीवरी के लिए नहीं बोला, उन्होंने सजीरियन ही करवाया है, बट उनको प्रेगनेंसी हुई है। मेरी ही मेडिसिन से उनको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आई है, बट उनकी हो गई है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से हो गई है। लेकिन ये जो दो यूट्रस का जो मामला होता है, ये बहुत कम पेशेंट में देखा गया है, बहुत कम पेशेंट में। और किसी की यूट्रस, किसी की यूट्रस का जो ये सर्विक्स का मुंह होता है, ये बहुत छोटा होता है। वैसे तो ये, इसकी लंबाई जो होती है आधा या पौना, आधे इंच से थोड़ा ज्यादा ही होती है, आधे इंच से थोड़ी ज्यादा होगी। लेकिन जिसकी इससे भी आधे इंच से भी कम होती है यूट्रस की, इसकी लंबाई, सर्विक्स की लंबाई जो होती है, ये गर्दन होती है जो, अगर इसकी लंबाई कम होगी तो उनको प्रेगनेंसी होने में भी प्रॉब्लम आएगी। अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो उनका मिस कैरेज होने के चांस ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे बेबी का, फीटस का भार बढ़ेगा, जैसे जैसे फीटस बड़ा होता जाएगा, तो ये चीज घटती जाएगी, क्योंकि इसके इसके ऊपर बोझ पड़ेगा। जब इसके ऊपर बोझ पड़ेगा तो नेचुरली जो यूट्रस का मुंह है उसको कम जगह मिलेगी, तो वो खुल जाएगा और उसका मिसकैरेज हो जाएगा। तो आपने ये भी सुना होगा, किसी किसी के कह देते हैं कि यूट्रस में छल्ला डाल दो, यूट्रस में टांका लगा दो। ये सर्विक्स को वो बांध देते हैं ताकि उसका जो बेबी है वो इसी में पले, और ताकि वो यूट्रस का मुंह ना खुल सके। पूरे टाइम पे जब उसको 9th मंथ लग जाता है तो ही उसका मुंह
टांका जो लगाते हैं उसको खोला जाता है, या कोई छल्ला पा देते हैं, या उसको निकाला जाता है, तब उसको डिलीवरी की जाती है। इसके लिए इसका सर्विक्स का ठीक होना भी जरूरी है, और यूट्रस का होना भी बहुत जरूरी है। कई बारी जो ये ट्यूब होती है, ये ट्यूब्स कई बारी बंद होती हैं, ये फ्लोपियन ट्यूब होती हैं। भगवान ने हमें ये 2 ट्यूब किस लिए दी हैं? ये इसीलिए दी हैं ताकि ये ट्यूब्स, ये जो ट्यूब है ये 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है, सिर्फ ये यहाँ पे चौड़ी होंगी और यहाँ पे पतली होती हैं। तो अगर किसी कारण, बहुत से कारण होते हैं, किसी की ट्यूब बंद होती हैं, इसको खोला भी जा सकता है, आयुर्वेदिक तरीके से भी खोला जा सकता है और एलोपैथिक तरीके से भी खोलते हैं। लेकिन अगर बंद ट्यूब है तो उसको जब खोलते हैं तो उसके बहुत कम चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी होने के, खुलने के बावजूद भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनको प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर वो खोलते हैं तो वो उसके बाद वो फिर बंद हो जाती है। अभी ये क्यों होता है, इसके कारण अभी तक देखो इसका कारण मुझे भी नहीं पता चला है कि वो पहले क्यों बंद थी और अब फिर से दोबारा से क्यों बंद हो गई है। लेकिन कई बारी बंद होती है और कई बारी खुल खुल करके बेबी हो भी जाता है, लेकिन ऐसे चांस बहुत बहुत रेयर आए हैं जिन्होंने ट्यूबें खुलवाई हैं उसके बाद उनको कंसीव हुआ है। लेकिन ये जो 2 ट्यूब्स होते हैं इसी में बच्चा अगर ये खुली हैं, ये बिल्कुल ठीक है, तो प्रेगनेंसी के चांस बहुत होते हैं। अगर ट्यूब्स नहीं, ट्यूब्स बंद हैं या ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है, तो चाहे यूट्रस ठीक है, चाहे सर्विक्स का मुंह ठीक है, चाहे ओवरी ठीक है, कोई सिस्ट नहीं है, लेकिन फिर बेबी नहीं होगा। क्योंकि हमारा मेन चीज है हमारी यूट्रस की, इससे ये जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होनी है, जहाँ पे मेल होना है फर्टिल ओवम का और स्पर्म का, जहाँ पर मेल होना है, जब यही ठीक नहीं होगा तो हमारी जो कंसीव है वो नहीं होगी, तो हमारा बेबी नहीं होगा, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। और इसमें कंसीव होने के लिए यूट्रस के साथ साथ जेंट्स का होना भी जरूरी है, तभी फर्टिलाइजेशन होगी, तभी ओवम जो अपना जो स्पर्म होगा, तभी ओवम को, अगर एग सही बन रहा है तभी फर्टिलाइजेशन सही होगी। अगर एग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कई बार आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी शो हुई है लेकिन वो खराब होगी। वो कई बार यही हो जाता है कि हमें प्रेगनेंसी शो होती है और कुछ दिन के बाद हमें पीरियड्स आ जाते हैं। जब हमारी यूट्रस का टेम्परेचर बढ़ जाता है या फिर हमारे अंदर जब हमें प्रेगनेंसी होती है, तो हमारी यूट्रस में ना जो जो हमें हमें खून हमारी बॉडी में बन रहा है, तो उन दिनों में तो हमारी यूट्रस को, एम्ब्रियो को टॉक्सो बनने लग जाता है। वो जो खून है वो जहर वाला खून मिलने लग जाता है, तब करके जब प्रेगनेंसी होती है होने के थोड़े दिन बाद ही खराब हो जाती है। तो इसका कारण यही होता है कि जब हमें हमारे अंदर टॉक्सो बनना शुरू है, ये बहुत से पेशेंट में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जब प्रेगनेंसी हुई है तभी खून में टॉक्सो बनने लग जाता है, क्योंकि वो टेम्परेचर एकदम से हार्मोन्स चेंज हो जाता है या प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है, जिसके करके हमारे टॉक्सो बनने शुरू होने करके जो हमारा खून बेबी को मिलना है, क्या बोलते हैं, मदर से ही तो मिलना है ना। जब मदर से मिलेगा तो वो जब टॉक्सो बनेगा तो बेबी खराब हो जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं बनेगी, वो सिर्फ एक मांस का टुकड़ा बन करके यहाँ पे लगा रहेगा। और जो हमारी यूट्रस है, जब भी ये इसके अंदर कोई भी बेस्ट बेकार प्रोडक्ट है, कोई अंदर भी किसी काम का प्रोडक्ट नहीं है, तो इसको इरिटेशन होती है, ये हमारी यूट्रस को बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। तो ये कहती नहीं, मीन्स ये इशारा देती है कि मुझे बाहर, इसको बाहर निकालो, जो भी अंदर प्रोडक्ट है इसको बाहर निकालो। तो वो ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी ड्रॉप्स लगने शुरू हो जाएंगे। जब ड्रॉप्स लगने शुरू होते हैं तो इसका मतलब ये देख लो भी प्रेगनेंसी में तो अंदर हमारे या तो बेबी ठीक नहीं बना है या उसको अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, इस करके ड्रॉप्स लगने शुरू हो रहे हैं। कई बारी ठीक भी हो जाता है, और कई बारी ड्रॉप्स कब लगते हैं, जब हमारी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन हो करके जब हमारा ये एम्ब्रियो जब यहाँ पर आकर के टच होता है, तो जब ये दीवार होती है ना, ये जो प्रोजेस्टेरोन होते हैं ना, ये इस दीवार को नरम बनाते हैं, बिल्कुल नरम कर देते हैं।
जहाँ पे एम्ब्रियो ने अब रहना होता है, घर बनाना होता है समझो अपना। तो इस चीज को एकदम से नरम कर देती है गुद्देदार, ताकि जो एम्ब्रियो आए वो यहाँ पर आकर के चिपक जाए आराम से, उसको चिपकने की जगह मिल जाए। तो जब हमारा एम्ब्रियो जब यहाँ पर आके चिपकता है, तो भी हमें कई बारी डॉट्स लग जाते हैं, थोड़ी बहुत हमें ब्लीडिंग हो जाती है। तो डरना नहीं चाहिए, कई बारी ऐसा हो जाता तो हम डर जाते कि हमें ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा हो रहा है, डॉक्टर्स भी कई बार डरा देते हैं। तो ज्यादा वैसे तो अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहिए, लेकिन ऐसे जब ऐसे सिचुएशन आ जाए तो अल्ट्रासाउंड करवा के देख लिया कि हमारा बेबी बिल्कुल सेफ है, हमारा ठीक है। अगर ठीक है तो आपने बिल्कुल नहीं डरना है। तो वो यहाँ पे आकर के उसने जब जगह बनाई है तब करके हमें थोड़े से ड्रॉप्स लगे हैं, उसके बाद वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो ये प्रक्रिया से कभी नहीं डरना चाहिए। और इस दौरान जब हमारी यूट्रस का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, तो हमें सबसे पहले अपने टेम्परेचर इसको बिल्कुल नॉर्मल करना है। हमें पानी ज्यादा पीना है, हमें नारियल पानी वगैरह ऐसा कुछ पीना है जिससे कि हमारी यूट्रस का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए। और ये सारी हमने तब करनी है जब हमने कंसीव करना है, तो उससे पहले हमें इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। जब हम इसके लिए प्रिपेयर होंगे तभी हम एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकेंगे। उसके लिए ये सब अपने यूट्रस को बहुत जरूरी है, अपने हार्मोन्स को ठीक रखना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। तो आज मैंने आपको आपको ये हार्मोन्स के बारे में बताया, और एक यूट्रस के बारे में बताया, ओवरी के बारे में बताया, फ्लोपियन ट्यूब्स के बारे में बताया, जो जो हमारी यूट्रस के मेन रोल है, जहाँ पर एग हमारे यहाँ पे बनते हैं। ये जो फिमर्स हैं, ये एग को यहाँ से ले जाने का काम करते हैं। और ये सर्विक्स है, ये हमारे स्पर्म जो होते हैं, स्पर्म होते हैं, उनको अंदर ले जाने का काम करते हैं। स्पर्म यहाँ से अंदर जाते हैं, फिर यहाँ यहाँ से हमारे जो होता है ओवम जाता है, और यहाँ से हमारे जेंट्स के स्पर्म जाते हैं यहाँ पर, यहाँ से ओवम जाता है, और यहाँ पे जब दोनों मिल जाते हैं जो, और एक बात, जो जेंट्स के स्पर्म होते हैं वो लेडीज के अंदर, ये इस जगह पर 3 दिन तक जिंदा रहते हैं। इसके अंदर 3 दिन तक जिंदा रहते हैं। अगर वैसे हम कहें बाहर निकाल के रख दें या कुछ, तो वो आधे घंटे के अंदर अंदर वो खराब हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर ये 3 दिन तक यहाँ पर जिंदा रहते हैं। अगर मान लो उस दिन वो नहीं अपना काम कर सके, क्योंकि जो ये एग होता है इसकी भी लेयर्स होती हैं, तो वो जो स्पर्म होता है, स्पर्म यहाँ पर आता है तो वो इसको एग को तोड़ता है। आते तो बहुत से हैं, लेकिन जो स्पर्म इसको एग को तोड़ पाता है, तोड़ के एग के अंदर बढ़ता है, तो वो 2 दिन, कई बार दूसरा दिन भी लग जाता है, तीसरा दिन भी लग जाता है। तो तीसरे दिन वो काम जब बन जाता है, फिर फर्टिलाइजेशन होती है। इसीलिए जो स्पर्म है वो 3 दिन तक बॉडी में जिंदा रहते हैं। 3 दिन के बाद फिर वो अपना काम करना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो खराब हो जाते हैं। फिर वही अपना, उसके बाद फिर वही पीरियड्स आ जाते हैं, मेंसेस आ जाते हैं, जो हम कह देते हैं कि हमें अब की बार भी कंसीव नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो हम वो कह देते हैं। तो आज मैंने आपको इसके बारे में बताया और ये हार्मोन्स के बारे में बताया। तो अब आगे, अब आप मेरे से आप ये पूछ सकते हो कि अगर इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन आई है, कुछ आप पूछना चाहते हो, तो अब आप मेरे से पूछना चाह सकते हो। क्योंकि अगर मैं आपको इससे ज्यादा कुछ बताऊंगी तो आपको थोड़ा थोड़ा ही समझ आएगा, आप लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आए। तो अब आप मुझसे ये सब इसके बारे में पूछ सकते हो, जिसको भी जो क्वेश्चन पूछना है, तो अब आप पूछिए। ठीक है, एक सेकंड, मैंने अभी म्यूट किया हुआ है सबको। तो हाँ जी, हाँ जी। थेरेटिकल खत्म हो गया दीदी फिर? हाँ जी, क्योंकि इनको ना मैं अभी इतना इतना ही बताऊंगी, अगर मैं ज्यादा बताऊंगी तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे हरजिंदर जी। ठीक है, क्योंकि ठीक है। एक तो हमने ना मेडिकल की पढ़ाई करी होती है, तो हमें ज्यादा पता होता है ना। क्योंकि कुछ अपने इसमें है कि उनको अभी किसी चीज का इतना पता नहीं है ना मेडिकल के बारे में, तो इनको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी तो तभी इनको पता चलेगा ना। अभी इनको ये नहीं पता कि हार्मोन्स हमारे कितनी तरह के होते हैं, हमारी यूट्रस में कितनी लेयर्स होती हैं, हमारे एग फॉलिकल्स कितने बनते हैं। अभी इनको ये, तभी मैंने ये सब समझाया, अभी इनके ये दिमाग में बैठेगा, तभी ये आगे दूसरे को याद कर सकेंगे ना। डन है, डन है। ठीक है, तो ठीक है ना। आ, यहाँ पे 2 लोग हैं, एक सेकंड में अनम्यूट कर रहा हूँ, बट आप
अभी सब के सब इकट्ठे अनम्यूट मत कीजिएगा, रुकिए। पहले तो ये बताइए कि ये जो गैलेक्सी 7 प्राइम है, आपका नाम बताइए अनम्यूट करके। और ये जो देव जी हैं, देव जी का नाम है, आई थिंक है इनका नाम जसप्रीत पाजी, देवशीष करके जी कल देवाशीष आए थे। सामंत जी जी। ठीक है, तो मतलब हमारे पास जो अननोन है अभी, ये गैलेक्सी J7 प्राइम है। आप अपना नाम बताइए, अगर आप म्यूट अनम्यूट नहीं कर पा रहे तो चैट में लिख दीजिए, तो ठीक है। बाकी आप सब अब एक एक करके प्रश्न पूछिए। तेजस्विनी जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते दीदी। बच्चे। मैं आपसे ये नमस्ते पूछना चाहती थी कि अगर किसी के पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो वो रेगुलर कैसे किया जा सकते हैं? बच्चे, रेगुलर करने के लिए देखो, सबसे अच्छे डाइट होती है जो डॉक्टर विश्वरूप जी बताते हैं, डीप डाइट, DIP डाइट, वो जी आपको जी शुरू करनी चाहिए। ठीक है, अगर हम वो डाइट शुरू करेंगे तो हमारी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। जी जी ठीक है, कुछ फ्रूट्स आते हैं जैसे सिट्रिक फ्रूट्स आते हैं, जैसे अनानास हो गया, अंगूर हो गया, है ना, पपीता हो गया, ये सब चीजें ना ये बहुत जल्दी असर करती है रेगुलर जी मैम। करने के लिए। और आप भी और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन देती है क्या इसके लिए? हाँ जी, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी होती हैं तो रेगुलर करने के लिए, आप क्योंकि क्या अगर पीरियड्स रेगुलर होंगे तभी सब कुछ होगा। अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं होंगे तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी फिर तो जी, अच्छे से। अगर किसी को, जैसे कि आपने बताया कि 28 दिन तक प्रेगनेंसी ये पीरियड्स आ जाते हैं, तो किसी के अगर एक मंथ पूरा होने के बाद या 8 दिन या फिर एक हफ्ता अगर लेट होते हैं तो क्या वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है? नहीं, हो जाती है। अगर उनको हफ्ता बाद आए हैं या 15 दिन ऊपर होकर के आए हैं, पर ये तो हम्म, है कि उनको रेगुलर तो आ रहे हैं ना। हाँ हाँ, तो ऐसे रेगुलर रेगुलर आने आना। चाहिए। हाँ, रेगुलर आने चाहिए, चाहे 1.5 महीने बाद आए बट रेगुलर आए, क्योंकि एग तो उनमें बन रहा है ना, उनमें खराब तो नहीं हो रहे, फॉलिकल्स नहीं खराब हो रहे ना उनके। जी जी। और फिर अगर हम, जैसा कि आपने कहा कि 28 दिन पर पीरियड्स अगर आते हैं तो 14वें दिन पर हमें जो है इंटरकोर्स करना चाहिए। तो अगर 15 दिन हमारे पीरियड्स लेट आते हैं तो हम कितने दिन पर हम ट्राई कर सकते हैं? अगर आपका पीरियड्स 28 दिन का है तो आप हम्म, 14वें दिन से मत करिए, आप 12वें दिन से शुरू कर लीजिए ना। जैसे वैसे तो आपको 10-11वें दिन में शुरू कर देने चाहिए। ठीक है, जी ठीक है। सम दिन आ जाते हैं ना, उन दिनों में हमें कर देना चाहिए। और क्योंकि फर्टिलाइजेशन जब, सॉरी, ओव्यूलेशन का टाइम होता है, इसका हमें पूरा पता नहीं होता है कि कौन से दिन होगी। ठीक हम्म है, क्योंकि किसी के हफ्ता पहले भी पीरियड्स आ जाते हैं, 14 दिन पहले, या किसी के 12 दिन में भी हो सकता है ये ओव्यूलेशन का टाइम, किसी के 14वें दिन, किसी के 16वें दिन, किसी के 18वें दिन। तो इसीलिए हमें ये नहीं है कि हमें 14वें दिन ही इंटरकोर्स करना, आप उससे पहले भी शुरू कर सकते हो। और फिर अगर प्रेगनेंसी है, शायद किसी के पीरियड्स मिस हो गए, तो अगर हम चेक करते हैं यूपीटी या फिर प्रेगनेंसी किट से, तो अगर वो निगेटिव आए तो क्या समझना चाहिए, प्रेगनेंसी है या नहीं है? नहीं, आप 15 दिन वेट करो। कई बारी प्रेगनेंसी लेट होती है, जैसे मैंने अभी आपको बोला ना कि जो हम्म, स्पर्म होता है, जेंट्स का स्पर्म होता है, वो हमारे हम्म, ट्यूब में जब वो जाता है तो वो 3 दिन तक जिंदा रहता है। जी ठीक बताया ना, तो वो 3 दिन तक जिंदा रहता है, तो 3 दिन में तीसरे दिन कौन से टाइम में उनको प्रेगनेंसी, कब फर्टिलाइजेशन हुई है उसकी, और कब वो आकर के हमारे यूट्रस में एम्ब्रियो, जब वो हमारे यूट्रस में आ जाएगा या रास्ते में होगा, तो तभी तो हमें पता लगेगा ना। क्योंकि जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो 5 दिन के बाद, मंथली हटने के, जब मान लो आज ठीक हुए, पिछले महीने में हमारी इतनी तारीख को डेट आई और अगले महीने की इतनी तारीख को हमारी डेट नहीं आई, हम्म, ठीक है, तो हम 5 दिन ओवर करके ही तो टेस्ट करते हैं ना, जी तभी जी शो होता है। उससे पहले हमारा शो नहीं होता। अगर तब भी शो नहीं हो रहा है तो कम से कम 15 दिन वेट करो, तब शो हो जाता है। अगर उसके बावजूद भी शो नहीं हो पा रहा है तो और भी टेस्ट होते हैं, तो उसमें शो हो जाता है। कई बार आजकल खाना पीना ऐसा होने करके
प्रेगनेंसी बहुतों की मैंने देखा है कि शो नहीं हो पाती है, होती जी है लेकिन शो नहीं हो पाती है। जी, अगर प्रेगनेंसी हो भी एक हम मान लेते कि प्रेगनेंसी है या फिर वो दिखाई नहीं दे रही है, तो फिर जब हम 15 दिन बाद हमारे जो एक मंथ है वो मंथ के 15 दिन बाद हम देखेंगे चेक करके, तो अगर भी जी नहीं आती है तो फिर क्या कारण हो सकता है कि पीरियड्स लंबे जाने का? वो फिर प्रेगनेंसी नहीं मानी जाएगी। वो ये सोच लो कि हमारे जो हार्मोन्स है वो इनबैलेंस हुए हैं, या हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, या हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम है, या हमारे यूट्रस में कुछ गड़बड़ी हुई है, जैसे हमारी यूट्रस का टेम्परेचर बढ़ गया था, ऐसा कुछ होगा तब करके प्रेगनेंसी नहीं हो। वो सीमन खराब हो चुका था, जैसे मैंने आपको बोला, अगर यूट्रस का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो सीमन है जो वो अंदर जाकर के खराब हो जाता है, तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी। और कई बार वो शो हो जाता है कि हमारे गर्मी बढ़ने के कारण कई बार हमारी प्रेगनेंसी हमें मंथली नहीं आती है, आगे हो जाती है। वो इस कारण भी हो सकती है जिसके कारण हम सोच लेते हैं कि हमें शायद प्रेगनेंसी हो गई है, बट इन चीजों के कारण हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। और जो कल आपने जो क्लास लिया था उसमें कहा था कि कैल्शियम और हीमोग्लोबिन के जो टैबलेट्स है वो नहीं लेनी चाहिए अगर प्रेगनेंसी होती है तो फिर आपके पास ऐसा कोई अल्टरनेट है जो कि नेचुरल आप कोई मेडिसिन देती है इसके लिए? हाँ जी, ये मैं आपको देखिए बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी जो स्तर चल रहा है ना, इसमें तो मैं सिर्फ आज आपको यही समझा सकती हूँ। इसके बारे में फिर जब हम बाद में चर्चा करेंगे तो फिर मैं ये बिल्कुल सब मेडिसिन के बारे में फिर मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम मैम मैं ये पूछना चाह रहा था, जो मेल का स्पर्म है वो जीवित जी रहेगा किस माहौल में, एसिडिक माहौल में कि अल्कलाइन माहौल में? ये जरूरी है मेरे ख्याल से। जी, देखिए इसके लिए इसका टेम्परेचर होना बहुत अल्कालाइन होगा तो सबसे अच्छी होगी, क्योंकि जो स्पर्म है, स्पर्म की भी एक लिमिट होती है, ताकि अगर जेंट्स में गर्मी ज्यादा है, ठीक है, अगर गर्मी ज्यादा है तो उसके स्पर्म में भी गर्मी ज्यादा होगी, तो वो अंदर जाकर के जो, और यूट्रस, जो यूट्रस में भी गर्मी होती है, जब दोनों की गर्मी मिल जाएंगी तो नेचुरली जब स्पर्म अंदर जाएगा तो वो खराब हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अल्कलाइन बॉडी ही सरवाइव करेगी, जी क्या ख्याल है? ठीक, थैंक यू मैम। ठीक है। अल्कलाइन फूड खाना चाहिए, इसका मतलब है ना, जी लाइफस्टाइल जी हाँ अल्कलाइन जी रखना पड़ेगा, तब अपन बेटर है। जी ये जो पिज्जा बर्गर और अटान पटान खा रहे हैं उसकी वजह हाँ, से। ये एसिडिक हो जाता है, फिर इससे यहाँ ना पे एसिडिक। यहाँ पे मैं एक चीज शॉर्ट में बस यही बोलना चाहता हूँ पाजी और दीदी, आपको भी। सीन क्या है कि टू मच अल्कलाइन भी दिक्कत करेगा, मतलब जैसे 7 pH के ऊपर जाना हाँ, भी इसकी करता इसकी है। रेंज होती है। हाँ हाँ जी हाँ जी, जी, 7 के इसकी रेंज आसपास होती है। रहना है हमको, पॉइंट ये हाँ है। जी, वही तो मैंने बताया ना कि अगर हमारा सर क्योंकि यूट्रस का भी टेम्परेचर बड़ा होता है, और क्योंकि जब इंटरकोर्स कर रहे होते हैं लेडीज और जेंट्स दोनों का ही थोड़ा टेम्परेचर उस वक्त बड़ा होता है, तो अगर न्यूट्रल मैम, मतलब न्यूट्रल हुआ ना पीएच, अगर अबव होता है या जामुनी जी कलर का हो गया तो वो हाँ खतरनाक जी है, और अगर रेड है तो जी एसिडिक जी है, पीला है तो भी एसिडिक है ना? ठीक है, जी थैंक यू जी मैम, हाँ जी नॉर्मल रखना हाँ है। जी, नॉर्मल में। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो। मैम जो ओवरी है मतलब उसमें जो एग्स हैं तो उनको न्यूट्रिशन कुछ तो मैम कहाँ से मिलता होगा, क्योंकि वो सरवाइव करते हैं यहाँ पे? नहीं, ये तो नेचुरल हो गया ना, जो भगवान ने जो नेचुरल। हमारे, हाँ, ये नेचुरल अपने आप ही बनते हैं, इसको हमें बनाना नहीं पड़ता। जैसे हमारी बॉडी में हमारे ऑर्गन्स बन रहे हैं, हमारा ब्लड बन रहा है, सब कुछ अपने आप ही भगवान ने सब कुछ, तो वैसे ही ये भी एग भी अपने आप ही बनते हैं, हमारा साइकिल पीरियड अपने आप से शुरू होता है, ठीक है ना। ये हम साइकिल पीरियड शुरू थोड़ी करते हैं, ये तो नेचुरल अपने आप ही शुरू होता है, क्योंकि जी ये मैम। जब हमारे हार्मोन्स बदलते हैं, हार्मोन्स होते हैं ना ये, जब हमारे हार्मोन्स चेंज होंगे तो नेचुरली ये सब पूरी उसमें चेंजिंग आएगी। और ठीक है, जिन्होंने आईफोन नाम लिखा हुआ है, आपका और क्वेश्चन था क्या? मैंने आपको म्यूट किया था क्योंकि पीछे से आवाज आ रही थी। हेलो। हाँ जी हाँ जी, हाँ बोलिए। जी,
हाँ, जो फॉलोपियन ट्यूब होता है उसमें जो एग होता है वो उसकी कोई टाइमिंग रहती है, ठीक है, वो 12 डे 13 डेज में आगे जाता है, तो वो रुकता है क्या किस टाइम तक एक जगह पे? ये ये तभी रुकता है जिस दिन इंटरकोर्स होता है, समझ रहे हो मेरी बात, जिस दिन हम जी इंटरकोर्स करते हैं उस दिन जब स्पर्म होता है, क्योंकि जो ये एग होता है ना, जिसमें एग जो है इसमें चलने की हिम्मत नहीं होती, ये अपने आप से नहीं चलता है। तो इसको जो इसमें ना सेल्स में ना वो बनते हैं, आपको सीलिया सीलिया कुछ बनते हैं, सीलिया सेल होते हैं, वो बनते हैं जो कि इसको जैसे हमारे लार बनती है ना मुंह में, तो जी ऐसे मैम। यहाँ पे सीलिया सेल्स होते हैं जो इसको आगे धकेलते हैं। इसमें खुद चलने की हिम्मत नहीं होती, ये खुद नहीं चलता है, जैसे स्पर्म यहाँ से चल करके यहाँ पे आते हैं, बट ये हमारा एग नहीं चल पाता। वो हमारा ये जो खुला एरिया है, ये जो मैंने फ्लोपियन ट्यूब का ये खुला भाग बताया ना, यहीं पर ही हमारा ये जो फिंबर्स होते हैं ये इसको यहाँ से ले जाते हैं, खुद यहाँ पे ले जाके यहाँ पर रोक देते हैं। फिर जो हमारा ये स्पर्म यहाँ से आता है, यहाँ से होकर के ये फिलोपियन ट्यूब के अंदर से ऐसे जाके वो खुद यहाँ पर आकर आता है, यहाँ पर आकर ही ये इसको अंदर बढ़ने की कोशिश करता है। जब वो ये प्रक्रिया यहाँ पर हो जाती है, फर्टिलाइजेशन यहीं पर ही होती है, यहीं पर ही सारे ये यहीं पर ही रुकता है। एम्पूला, इस भाग को एम्पूला बोलते हैं, यहीं पर इनका मिलन होता है, यहीं पर ही सारी प्रक्रिया होती है। जब ये सारी यहाँ पे प्रक्रिया हो जाती है तो यहाँ से फिर ये खुद यहाँ से होली होली चल करके, जैसे जैसे फर्टिलाइज हो जाता है, फिर ये चलकर होली होली आ करके फिर यहाँ पर आता है। फिर ये जो यूट्रस की ये दीवार होती है, जो अंदरली दीवार होती है, फिर ये यहाँ पर के आके के टिक जाता है। जी मैम। मैम ये पूछना था जैसे कि दोनों साइड से एक ही टाइम पे दोनों साइड से ओवरी का नहीं नहीं आती है? नहीं बच्चे, जो प्रक्रिया होगी वो एक ही तरफ होगी, एक ही, दोनों जी। तरफ नहीं होगी। ठीक है जी मैम। जी। मैम कोई टाइम होगा मतलब को ऐसे पता रहता है कि इस साइड से या इस साइड से, क्योंकि दोनों साइड का नहीं, तो इक्वल होता होगा। ऐसे नहीं, इक्वल होता है, लेकिन कब कौन सी तरफ से क्या हो ये किसी को भी नहीं पता, हाँ ये ठीक है हमें मैम। भी नहीं पता। मैम ओवरी तो दोनों साइड से आती होंगी ना, वो फर्टिलाइज किस साइड हो वो सकता है ना? वो जिस तरफ से भी एग निकल सकता है, किसी भी तरफ से एक ही एग बनता है। अब हमें यही नहीं पता कि हमारा एग इधरली तरफ से मेच्योर हुआ है कि इधरली तरफ से मेच्योर हुआ है, हमें जी यही नहीं मैम। पता कि हमारा राइट साइड से हुआ है कि लेफ्ट साइड से मेच्योर हुआ है, हमें नहीं पता। बस ये है कि हमारा एक ही एग, एक इधर, या तो इधर से होगा या इधर से होगा, दोनों तरफ से एग कभी भी मेच्योर नहीं होता है, एक तरफ से ही होगा। मैम वो जो ट्यूबिटमी करवाते हैं, क्या? ट्यूबिटमी कराते हैं ना, जिसमें फॉलोपियन ट्यूब को बाइंड कर दिया जाता है, मतलब जी कटिंग कर देते हैं, तो हाँ मैम जी उस टाइम जब एमसी के लिए जो ब्लीडिंग जो डिपॉजिट होता है वहां पे ब्लड, तो हाँ जी मैम एग्स के टूटने पे ही ब्लड डिपॉजिट होता है जब वो कोई प्रोसेस नहीं होती? हाँ जी। वो कहने का मतलब आपका ये कि जब तो मेंसेस पीरियड्स आते हैं हमारे, वो कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, ये हाँ सवाल है आपका? जी मैम, जब वो करवा लेते हैं टिबिटमी उसके बाद फिर कैसे एमसी? नहीं, वो देखिए, जब हमारी ट्यूबेक्टमी का कहने का मतलब ये होता है कि एक तो ये होता है कि ट्यूबेक्टमी इसको ही बोलते हैं कि हमने ट्यूब कटवा दी। जी मैम। ठीक है, तो हम दोनों ट्यूब्स तो नहीं कटवाएंगे ना, क्योंकि जो ये ट्यूब है ना बच्चे की, ट्यूब में से हमें जो हमारे पीरियड्स आते हैं ना वो ट्यूब में से नहीं आते हैं। ट्यूब का सिर्फ एक ही काम होता है, जो ट्यूब का काम होता है कि बच्चे को मैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, बच्चे बच्चे को तैयार करके के यूट्रस में लेकर आना, सिर्फ इसका ये काम है। इसका मेंसेस से या ब्लीडिंग से कोई रोल नहीं है। जो हमारे हमें मेंसेस आते हैं, वो कुछ भी आते हैं, वो इन दीवारों से आता है। वो इधर से हमारे एग निकलते हैं जो हमारे खराब हो चुके हैं, वो इधर से निकलते हैं, और ब्लीडिंग हमारी इधर से होती है। लेकिन ये ट्यूब से हमारा कुछ इसका लेना देना नहीं है, पीरियड्स का कोई लेना देना नहीं है हमारी ट्यूब से। ठीक है मैम। मैम यूट्रस का टेम्परेचर राइज होने के क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चलता है कि यूट्रस का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है?
जब हमारी यूट्रस का टेम्परेचर बढ़ा होगा तो हमें नेचुरली हमारे ईचिंग होने लग जाएगी बॉडी, यूट्रस में, विजाइना में, ठीक है, और पानी पड़ने लग जाएगा जिसको लुकुरिया बोलते हैं, वो पड़ने लग जाएगा। और हमारे जो ये हमारे तुन्नी से नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे हमारे दर्द होने लग जाएगी। और हमारा जो यूरिन है उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और जो यूरिन है वो पीले रंग का आने लग जाएगा, और लग कर आएगा, हमें जलन होकर के आएगा। ये इसके सिम्टम्स होते हैं कि हमारी यूट्रस का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। और दूसरा, अगर आपको शो नहीं हो पा रहा है, तो अगर आप चांस ले रहे हो कंसीव करने के लिए, तो आपको सारा कुछ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ओके है, और पहले भी आपकी बेबी होया हुआ है, तो फिर दोबारा ये सब कर रहे हो तो हो सकता है टेम्परेचर बढ़ने करके आपके जो यूट्रस में जो सीमन जाता है वो खराब हो जाता है, ये कारण हो सकता है। और मैम हार्मोन को बैलेंस करने के लिए क्या क्या डाइट लेनी चाहिए कि जिससे हार्मोन बैलेंस में रहे? इसमें भी फ्रूट डाइट लो, सबसे अच्छे है। PIP डाइट जो आप कहते थे वही लेनी चाहिए। जी जी हाँ, ज्यादा सिट्रिक फल लो। अच्छा। हाँ जी। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, एक ही रास्ता से जाता है और होता है। आपकी आवाज नहीं साफ आ रही है। अनिर्बन जी, आपकी साइड से माइक का कुछ इशू है, अगर पॉसिबल है तो आप चैट में लिख दीजिए सवाल। अच्छा ठीक है। पीछे से ना काफी वो आ रही है, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक टाइप साफ नहीं की। है। जी जी। नेक्स्ट किसी का है तो बोलिए। और हरविंदर जी, आपने जो चैट में लिखा है ना, उसका यही है कि हमने मतलब वो जो गैलेक्सी वाले आए थे और एक दो लोग और आए थे वेटिंग रूम में, उनको हमने लिया ही नहीं है। और एक दो लोग धन्यवाद ऐसे जी। हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इट्स ओके। और एक दो मैं लोग ऐसे चाहता हूँ हैं। नेक काम, हाँ सर, मैं नेक काम जो हो रहा है उसमें आहुति देना चाहिए कि उसमें से आहुति काटना चाहिए? अरे मानव हो, सही भारत बात में है, हो, भारत के लिए सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही। बाकी एक दो लोग थे तो उनका तो कर दिया, और बाकी एक दो लोग एक्चुअली ऐड हुए हैं, मतलब उन्होंने अभी मतलब जैसे कल ज्वाइन नहीं किया तो उन्होंने पे करके अब आज ज्वाइन कर लिया, ऐसा। तो अभी किसी और ने अनम्यूट किया था, किसने किया था? हाँ, जेठाराम जी आपने किया था, बोलिए क्वेश्चन अपना। नमस्ते दीदी। नमस्ते जी। ये राइट और लेफ्ट जो ट्यूब हैं, इसमें आपने अभी बताया कि एक में ही जो वो निर्धारण होता है, तो क्या जी इससे बच्चे के लिंग का भी निर्धारण होता है क्या? नहीं जी, जो कुछ भी होता है वो यहीं पर यूट्रस के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जो कुछ भी है उसके बाद ही बनता है। क्योंकि ये सारी बातें जो होती हैं वो मैं आपको जो होता है ना मेल फीमेल का बारे में, मैं आपको अगले स्तर में जब भी मैं बताऊंगी तो तब मैं बताऊंगी। अभी तो मैं सिर्फ आपको यूट्रस का बता रही हूँ कि ये यूट्रस है, ऐसे प्रेगनेंसी होती है। और मेल फीमेल का जो होता है वो फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे हमारा बेबी बॉय बनता है और कैसे बेबी गर्ल बनती है। वो अगर मैं अब आप अभी आपको समझाने लगी तो अभी आपको नहीं पता लगेगा, वो उसके लिए क्लास में ही मैं बताऊंगी, लेकिन बाद में बताऊंगी। धन्यवाद जी। जी जी, नेक्स्ट किसी का भी हो पूछिए। सुंदरपाल जी, प्रिशा जी, निकिता जी। दीदी नमस्कार। नमस्कार जी। ओवुलेशन किट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए ना एक बार दोबारा, कि इसका जो है कब इसको इस्तेमाल करना होता है, कब यूज मतलब कब रिकमेंड करते हैं कि हाँ जी अब इसका ओवुलेशन वो किट लेके और चेक करना चाहिए, और जी कैसे? मान लो इसका इसका इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब मान लो आज हमारी पीरियड्स को, पहले हमारे पीरियड्स के महीने से पहले 28 दिन में आ गए हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे 28 दिन में आए हैं, पीरियड्स आने से एक हफ्ता पहले अगर हमारे पीरियड्स आ गए तो नेचुरली वो 28 दिन में या 25 दिन में ऐसे आ जाते हैं, तो हमें 14वें दिन या 12वें दिन अपनी ओवुलेशन किट ला करके हमें चेक करना चाहिए। अगर जिसकी हफ्ते पहले आ गई है, पीरियड्स अगर एक हफ्ता पहले आ गए हैं महीने से, तो उसको 12वें दिन अपना ओवुलेशन चेक करना चाहिए।
अगर हमारी 28 दिन में आई है तो उसको 14वें दिन हमारे चेक करना चाहिए ओवुलेशन किट को। अगर अब लेट आए हैं 30 दिन में आए हैं तो उसको 15वें दिन ओवुलेशन करना चाहिए। मीन्स के ये डेट के हिसाब से ही ओवुलेशन किट को ला करके हम चेक कर सकते हैं 2 दिन पहले या 1 दिन पहले। दीदी मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, ये एक्सप्लेन कर पाएंगे आप और दोबारा से? हाँ जी, देखिए मान लो आपके पीरियड्स 25 तारीख को आते हैं, ठीक है, और अगले इस महीने 25 को आए हैं और अगले महीने की 25 को आने की बजाय आपके 1 हफ्ता पहले आ गए, ठीक है, 1 वीक पहले आ गए आपके, तो वो 28 दिन तो नहीं ना बने ना, वो तो पहले ही बन गए ना कि हमारे 28 दिन से पहले ही आ गए। तो वो हम जो 12वें दिन, जब मान लो हमारे 12 दिन हमें हो गए हैं ठीक हुए को, हमारे पीरियड्स हटे को हमें 12 दिन हो गए हैं, ठीक है, 12वें दिन हम ओवुलेशन किट ले आकर के फिर हम देख सकते हैं कि हमारा ओवुलेशन इसमें आ रहा है। उसमें जैसे हमारी प्रेगनेंसी के टाइप से 2 लाइनें बनती है ना, ऐसी ये ओवुलेशन किट में भी ऐसा ही होता है, तो उससे पता चल जाता है कि हमारा ओवुलेशन शुरू हो गया है। अगर हमारे 25 को आए हैं और 25 की बजाय हमारे इसके 5 दिन पहले पीरियड्स आए हैं, महीना पूरा होने से 5 दिन पहले आए हैं, तो उनको 14 दिन में, जब मान लो आज हमारे 14 दिन हो गए, हमें ठीक हुए पीरियड्स ठीक हुए 14 दिन हो गए, तो उनको 14वें दिन ले आकर के अपने ओवुलेशन किट से चेक करना होता है कि हमारे पीरियड्स, हमारा ओवुलेशन 14वें दिन हुआ है। और अगर हमारे पीरियड्स 1 मंथ के अंदर अंदर, जैसे 25 को आए हैं तो 25 को ही आए हैं, तो हमें ठीक होने के बाद 15 दिन जब हो जाते हैं ठीक हुए को, पीरियड्स हटे को, तो 15वें दिन हमें वो किट यूज करनी होती है, जिसमें ओवुलेशन का टाइम देखना होता है। समझ आई है अभी की, या दोबारा से एक्सप्लेन करूँ आपको? बताइए। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अभी नहीं आया ढंग से समझ के। नहीं, देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपके पीरियड्स महीने से 1 हफ्ता पहले आ गए, ठीक है, 1 महीना पहले आ गए हैं, जी दीदी। अगर मान लो आपके पीरियड्स, सपोज करो आपके पीरियड्स 1 तारीख को आए हैं और 1 तारीख को नहीं आते, 1 तारीख के बजाय आपके 25 को या 24 को आ जाते हैं, ठीक है, 1 वीक पहले ही आ गए, 1 महीना पूरे होने में, है ना, तो फिर आप ओवुलेशन जो किट है वो आप 12वें दिन शुरू करोगे, पीरियड हटने के 12वें दिन शुरू करोगे। ओके, ठीक है, अगर आपके पीरियड्स 28 दिन में आ जाते हैं, ठीक है, 28 दिन में अगर आपके पीरियड्स आ रहे हैं, तो आप अपना जो मंथली हटने के 14वें दिन, मीन्स के 14 दिन हो गए आपको ठीक हुए आपके मेंसेस ठीक हुए, तो आप 14वें दिन उसको चेक करोगे ला करके, ठीक है। और अगर आपके पीरियड्स पूरे टाइम पर आए हैं, 1 तारीख से लेकर 1 तारीख को ही आपके पीरियड्स आए हैं, तो आप वही ओवुलेशन किट 15 दिन में चेक करोगे। ओके दीदी, एक टेम्परेचर का मेथड होता है ना दीदी, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तब कहते हैं कि ओवुलेशन हुआ है, तो नहीं, वो जो ये प्रोजेस्टेरोन है ना, ये चीज है ना, ये प्रोजेस्टेरोन है ना, यही इनका काम होता है, ये हार्मोन्स ही सारा कुछ काम करते हैं, ये हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है प्रेगनेंसी में। तभी मैंने आपको सारे ये हार्मोन से ही समझाना शुरू किया था, ना कि सीधा यूट्रस से शुरू किया था। ओके, थैंक यू दीदी। हाँ जी, ठीक है। मैम एक चीज पूछना था, ये तो एग्जैक्ट टाइम पे 25 तारीख है, तो 25 तारीख हुआ, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, 25 की जगह 5 दिन और आगे चला गया, उसका बताइएगा। और तो दूसरा जी बोलिए हाँ। और दूसरा जैसे आप ये कह रहे हो ना कि हाँ बोलिए, ठीक है, चलिए बाद में बात बोलिए, हाँ। नहीं आप बोलिए। वो बाद में स्किप हो गया चलते आप बता दीजिए इसका। आप कह रहे हो ना कि अगर 1 महीने से 5 दिन ऊपर हो गए हैं, तो 10 दिन ऊपर हो गए हैं, है ना, या 15 दिन ऊपर हो गए हैं, तो उसके लिए हमें 16, 17, 18 ये 3 दिन के अंदर अंदर हमें ओवुलेशन चेक करना होता है। अच्छा मैम याद आ गया, वो दूसरा आइटम ये थी कि जो लोग
अगर लाइफ स्टाइल जो अपनी जो वेस्टर्न स्टाइल आ गई है, इसकी वजह से हमारे जी हार्मोन्स बिगड़ जा रहे हैं। अगर हम नेचुरल जी लाइफ जीने लग जाए, ऑर्गेनिक लाइफ जीने लग जाए, और रहन सहन, खान पान, आचार विचार जैसे हमारे गुरुकुल पद्धतियों में रहता है, वैसा अगर हम जी रहने लग जाए, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। क्या ख्याल है? जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर हमारा आचार विचार, रहना सहना, खाना पीना बिल्कुल ठीक होगा, सात्विक होगा और अच्छे हमारे विचार होंगे, तो नेचुरली सब कुछ ठीक होगा, हमारे हार्मोन्स भी ठीक होंगे। वो तो अलग बात है कि कोई दूसरे में प्रॉब्लम आ जाए या इंटरनल कोई प्रॉब्लम आ जाए, देखो उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते ना, लेकिन हमारी तरफ से तो हम बिल्कुल अपने आप को ठीक रख रहे हैं। मैम, इसका जो हमारे ऋषि मुनि जो बोलते थे कि ये भी हमारा एक एम है कि हमको बच्चा लाना है ना, तो उसके जी हिसाब से जी पूरी प्लानिंग करते थे। हाँ झाड़ू पोछा वगैरह, चक्की चलाना आदि, है ना, खान पान का हम्म ये एक आहुति होती थी बहुत बड़ी। ये आहुति हम भूल गए, बस हमारे को उसको सेक्स की तरफ डाइवर्ट हो गए। ये इसी वजह हाँ से प्रॉब्लम है। इसको जड़ से आपको हटवा दे तो बल्ले बल्ले हो जाए। धन्यवाद। जी। दीदी प्रेगनेंसी में कितने अल्ट्रासाउंड कराना नॉर्मल है, मतलब कितने कराना जरूरी होता है? देखो वैसे तो हमारे टाइम में, मेरे टाइम में तो मैंने कोई नहीं करवाया था, और मैं आगे भी यही कहती हूँ कि उसकी जो अल्ट्रासाउंड की जो किरणें होती है ना, वो बच्चे के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। जैसे हम मान लो हम सो रहे हैं, लाइट बंद करके हम अपने कमरे में सो रहे हैं, और अचानक से कोई आके एकदम से लाइट जला दे, तो हमें एकदम से ये होता है कि हाय हमारे आंखों के आगे एकदम से क्या आ गया, हम एकदम से उठते हैं, हाँ हम जी, इरिटेट होते हैं ना। तो बिल्कुल। ऐसे ही जब प्रेगनेंसी में अगर हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो उसकी किरणें या उसका शोर है जो कुछ भी है, तो बेबी को तो सुनाई देता है, तो बेबी इरिटेट होता है अंदर, बेबी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, बेबी सही नहीं रहता। उसका इफेक्ट पड़ता है, उसके ऑर्गन्स के ऊपर भी पड़ता है, उसके दिमाग के ऊपर भी पड़ता है, उसकी बॉडी के ऊपर भी पड़ता है। इसीलिए जितना भी हो सके कम से कम अल्ट्रासाउंड करवाएं, वो बहुत जरूरी है। जैसे किसी का पहले मिस कैरेज हो चुका है या उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिर अल्ट्रासाउंड करवाएं, अदरवाइज तो कोई जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ठीक दीदी हो जाता है। ट्रैवल करके आए, जैसे हम इंटरनेशनल ट्रैवल करके अगर आते हैं, तो फिर भी अल्ट्रासाउंड कराना, जैसे वहां से करा के आए हुए हैं ऑलरेडी, तो फिर करा के आने हम्म। के बाद भी जैसे डॉक्टर बोलता है कि नहीं आप ट्रैवल करके आए हो, एक बार फिर से कराओ, तो वो जरूरी होता है क्या? उससे बच्चे को नहीं, इफेक्ट होता है? कोई देखिए कोई जरूरी नहीं है। हम जैसे गए थे, हमने कौन सा वहां पे जाके बेबी को कुछ अदला बदली किया, या हमने कुछ ऐसा किया है जिससे कि वहां पे जाके हमारा बेबी कुछ और बन गया और यहाँ पे आए तो कुछ और बन गया। जैसा हम्म। पेट में गया था तो वैसे ही तो आया ना। हाँ जी। तो तो डॉक्टर इसमें इसका अल्ट्रासाउंड डॉक्टर्स का आप बात ही मत करो, वो तो तभी तो इसको उल्लूपैथी का बोला गया है। जो डॉक्टर्स हैं वो तो बहुत कुछ आपको बताएंगे। तो दीदी फिर आपके जैसे कहाँ मिलेंगे हमें दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ तो हर कोई ही सजेस्ट करता है, चाहे तो किसी तभी के। तो ये सेशन बच्चे में हमने तभी तो हम्म। शुरू किया है कि हम जैसे आप भी बनो, हम्म। आप कुछ सीखो अपने एरिया में, आप जैसो ही चलाओ, ताकि लोग इधर उधर ना भटके। इसीलिए तो हमने ये ऑनलाइन आप लोगों के कहने पर ही ये सब शुरू किया, नहीं तो मैंने तो कभी नहीं शुरू किया था। आप सबने ही कहा, आप सबने ये मुझे इतना ज्यादा प्रोत्साहित किया, तो तभी मैंने शुरू किया है। आप लोगों के लिए शुरू किया है, ताकि मेरे जैसे घर घर में हो, हर जगह पर हो, ताकि कोई डॉक्टर का सहारा ना लेना पड़े। बहुत इमरजेंसी हो जाए तब हमें डॉक्टर का दरवाजा खटकाना पड़े, नहीं तो हमें इसकी जरूरत ही ना पड़े। तो अगर प्रेगनेंसी में अगर डॉक्टर के पास ना ही जाए चेकअप के लिए, सिर्फ लास्ट मिनट में जाए, तो भी चलेगा ना दीदी, अगर कोई दिक्कत चल नहीं है? जाएगा। हाँ, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कोई जरूरत ही नहीं है। हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हमारा बेबी अच्छा है, क्योंकि हम स्वस्थ हैं तो हमारा बेबी भी स्वस्थ ही होगा। अच्छा हम्म। सोचो, इसमें अपनी थिंकिंग भी अच्छी रखनी पड़ती है, हमें पॉजिटिव सोचना पड़ता है। अच्छा दीदी। और हाँ दीदी जी। ऐसा कुछ होता है क्या, ज्यादा एज होने पर बच्चे को, मतलब बच्चे में कोई प्रॉब्लम आ सकती है ना, मतलब नॉर्मल बेबी होना या एबनॉर्मल हो सकता है क्या बच्चा होने पर? देखिए, जो अब नॉर्मल है, अब नॉर्मल होने की 3 स्टेज हो सकती हैं। इसमें एज का कोई इफेक्ट नहीं होता। डॉक्टर कह देते हैं जी आपकी एज ज्यादा होगी है तो आपका बेबी सिजेरियन से ही होगा, आपका नॉर्मल होने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन हम्म। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर लेडी काम कर रही है अपना, फिजिकली बिल्कुल ठीक ठाक है, काम वैसे रूटीन में करे, तो नॉर्मल होगा ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर एबनॉर्मेबिलिटी उसमें है, प्रेगनेंसी में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, जैसे उसका बच्चा टेढ़ा है, टेढ़े का मतलब जैसे ट्रांसवर्स है, टेढ़ा है, या बच्चा पुट्ठा है, पुट्ठा भी है और हैवी भी है, और हम्म।
तीसरा होता है उसकी बेबी की जो ब्रिम होती है, जो कल मैंने सेशन में बताया था कि ब्रिम होती है, पेल्विस की जो ब्रिम होती है, अगर वो छोटी है उसमें से बेबी पास नहीं हो सकता, हड्डी छोटी जिसको बोल देते हैं। ये 3 कारण अगर हैं तो जाके सजीरियन हो जाता है, नहीं तो अगर बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है तो उसमें तो कुछ चांस ही नहीं होते सजीरियन के। लेकिन दीदी ये तो हम लोगों को तो नहीं पता चलेगा, जो प्रेग्नेंट होती हैं वो तो डॉक्टर्स ही बताते हैं ना दीदी, तभी हम हाँ मतलब बुद्धू ये हैं। जी ये बात डॉक्टर ही बताएंगे आपको, क्योंकि हम जो हम मीन्स के आप जैसे लगा लो या और लगा लो, तो इस जिन्होंने ये पढ़ाई नहीं करी वो तो फिर अनपढ़ है ना, वो हमें इस बारे में नहीं पता कि बच्चा टेढ़ा कैसे होता है, पुट्ठा कैसे होता है, जी हड्डी कैसे छोटी, उनके बारे में जैसा उनको आप पढ़ा दोगे वैसे ही पढ़ेंगे। अगर डॉक्टर ने कह दिया जी ऐसे है, चाहे सीधा भी होगा, अगर आपको कह दिया कि आपका बेबी पुट्ठा है तो आपको क्या पता, आप तो यही सोचोगे भी हाँ सच में पुट्ठा होगा तभी डॉक्टर ने पुट्ठा बोला है ना। क्योंकि जो मेडिकल लाइन है, अगर आपको वो बोल देंगे जी आपका बेबी ब्रीच है, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ब्रीच किसको कह रहे हैं। ठीक है ना, ब्रीच का मतलब होता है पुट्ठा, आपको नहीं समझ में आएगा। ट्रांसवर्स कहेंगे तो, क्योंकि वो टेढ़ा पुट्ठा ऐसी लैंग्वेज बहुत कम यूज करते हैं, वो इंग्लिश में ही बोल देते हैं कि जो कि पेशेंट को अगर पूछते हैं, अगर सीधा भी होगा तो भी आपको पुट्ठा ही बता देंगे। बिल्कुल दीदी। हाँ जी, इसलिए डॉक्टर्स दूसरे बंदों को अनपढ़ गंवार समझ के वो ये सोच लेते हैं जैसा भी है इसको वैसे ही पढ़ा दो और इन्होंने वैसे ही मान जाना। जी तो अगर आप लोग ये सब सारा सेशन सुनते हो, पढ़ते हो, अच्छे से मेरा सीखते हो, तो आप किसी को भी कह सकते हो हाथ लगा करके नहीं जी डॉक्टर ने ये आपको गलत बोला है, बेबी तो आपका सीधा है, उसने कैसे आपको बोल दिया कि पुट्ठा है, आपका बेबी कहाँ से टेढ़ा है, बेबी तो आपका सीधा है। तो आप तो बता दोगे ना फिर, क्योंकि हम लोग हाथ से ही सारा कुछ सिखाएंगे, हम लोग मशीन से नहीं सिखाएंगे। जो मैं आपको सिखाऊंगी वो हाथ से ही बताऊंगी कि इतना बेबी हो गया, इतने महीने का हो गया है, बच्चा सीधा है या पुट्ठा है या टेढ़ा है, वो हम हाथ से ही बता देंगे। दीदी आजकल मैंने मतलब मैं खुद ही अभी प्रेग्नेंट हूँ तो मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ ना, तो डॉक्टर को मैंने नोट किया है कि दीदी वो कभी भी पेट नहीं चेक करते हैं, ना हार्ट बीट देख रहे हैं, सीधा अल्ट्रासाउंड ही बोलते हैं। फिर वो इतनी मेहनत क्यों करे, अगलों को अल्ट्रासाउंड में कमीशन मिलता है तो फिर वो हाथ क्यों लगाएंगे। हाँ दीदी वही सीखना बहुत जरूरी है हम सबके लिए ये। तभी तो बोल रहे हैं कि ये जरूर सीखो, मुझे भी बहुत खुशी होगी कि आप लोगों को मैंने जो सिखाया आप लोग सीखे हो। मैम सीख कर तो हवाई जहाज उड़ाया जा सकता है और ना सीखे साइकिल भी नहीं चलती, तो आपके हैंड्स बन के अपने हिंदुस्तान के नक्शा बदल सकते हैं, गुरुकुल पद्धति ला सकते हैं, लाना है लाना है लाना है। धन्यवाद। जी जी हम अभी सुन पा रहे हो मैम? हाँ जी हाँ मैं बोल रहा है कि बोल दी हार्मोन। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। अनिर्बन जी आपको चैट में ही सवाल लिखना पड़ेगा, आपकी साइड जब आप बोलने लगते हैं तो उसी वक्त जो है ना आवाज चली जाती है। अभी ऐसा है कि यहाँ अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो वहां सवाल लिख दो। हाँ जी जिनके जवाब मैं नहीं दे पा रही हूँ, ये अभी समय थोड़ा ज्यादा जा रहा है, तो जिन जिन के सवाल हैं वो शॉर्ट में पूछें और उतना ही सवाल उसका जवाब देकर इसको खत्म करें। जी ज्यादा लंबा जाएगा तो अभी दीदी के पेशेंट भी आते हैं फिर शाम को। बिल्कुल अभी 6:10 हो गए हैं, तो आप सबके पास टोटल 5 मिनट बचे हैं, तो 5 मिनट में मुझे लगता है 2 क्वेश्चन ही हो पाएंगे। ठीक है, 1 मिनट बोल यहाँ सकते हैं। मैं बताना चाहूंगी कुछ जी जी कि जो जिन जिन बहनों को परेशानी कोई है या नहीं है, मूली के पत्तों का रस लें तो उनकी गर्भाशय की शुद्धि हो जाएगी। उसके बाद अगर वो देखेंगे इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं कि खुश हो जाएंगे। मूली के पत्तों का रस वैसे जेंट्स के भी अच्छा है, पर महिलाओं के लिए गर्भाशय की शुद्धि के लिए बहुत अच्छा है। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात बताई दीदी आपने। ये मूली के पत्तों का रस कितना लेना चाहिए? भाई जी ये सवाल जब वो सेशन आएगा तब करिएगा, आज के सेशन से संबंधित सवाल करिए, नहीं ये आज का सेशन यहीं खत्म हो जाएगा, कईयों के सवाल रह जाएंगे, इसके लिए अलग से दिन होगा एक्सपीरियंस के लिए। धन्यवाद जी। दीदी आखिरी सवाल ले लेते हैं, ये आखिरी सवाल है, बाकी सबके सवाल अब कल रहेंगे। आखिरी ये सवाल यही है कि
अनिर्बन जी का जो बोल नहीं पा रहे थे, वो कह रहे हैं बहुत ज्यादा पेन होता है मेंसेस में। तो इसके लिए जरूरी बहुत से लोगों में होता है, बहुत लेडीज में होता है ये जरूरी नहीं है कि भी क्यों होता है, कारण नहीं, इसका कारण कुछ नहीं होता, ये कईयों को होता है बहुत, क्योंकि यूट्रस जब पीरियड्स आते हैं तो यूट्रस के जो ग्लैंड्स होते हैं ना, हार्मोन से ये चेंज होते हैं, और जो यूट्रस सुंगड़ती है, खुलती है, यूट्रस में जब भी कोई हरकत होती है, इस वजह से कईयों को बहुत ज्यादा पेन होता है। तो कुछ मेडिसिन है, जैसे हम वैसे मेडिसिन हम कम देते हैं, इसके लिए इनको जो राजीव दीक्षित जी बोलते हैं कि गर्म पानी में गऊ का घी होता है, जो देसी घी, वो गर्म पानी में डाल करके रेगुलर पिए 3 टाइम, जितने दिन पीरियड्स हैं उतने दिन पिए। हेलो टीना, उसको बुला के लाना, टीना सुल्तान को बुला के लाना। आवाज है। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी जी। बस रहने दे, फोन आ गया था बीच में कोई। और कोई है तो जल्दी पूछ लीजिए मुझसे, या किसी के भी क्वेश्चन वगैरह कुछ रह गए तो वो मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, तो मैं उनको व्हाट्सएप पे ही बता दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट्सएप पे हो जाएगा। तो हाँ जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जसप्रीत जी आप क्लोजिंग कर लो। जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी एकाग्रता से सुना। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन दोबारा फिर बहुत बढ़िया लगा होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो रिवाइज करते रहिए, दोहराते रहिए, और जहां से भी आपको मटेरियल मिले, क्योंकि आपने इस काम के लिए आगे तैयार होना है अपने अपने इलाके में, और खुद तैयार नहीं होना, दूसरों को भी तैयार करना है, ताकि ये समस्याएं यहाँ हमारे हैं वैसी समस्याएं किसी और को ना आए। तो कल से ऐसा ही है कि 4:45 बजे सभी से निवेदन है कि 4:45 पर आकर एक बार जहां पर हमारा रिकॉर्ड में आपका नाम लिखा हुआ है, तो हम लोग वहां पर प्रेजेंटी लगा देते हैं, तो वो 4:45 बजे वहां पर आकर अपनी प्रेजेंटी लगवा दें। और जिनके नाम भी आईडी के ऊपर, जूम आईडी के ऊपर सही नहीं है, वो अपना जो नाम यहाँ पर हमारे पास साथियों का, वही नाम से आए, वेस्ट हो, क्योंकि हमने इधर उधर की बातें करके समय खराब नहीं करना। 1 घंटा या 1.25 घंटा खींच के हमारे पास होता है, तो हमने ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करना है। अगर किसी दिन आपका ऐसा मन हुआ कि आज गपशप करनी है, तो हम 21वां दिन रखेंगे, उस दिन सिर्फ बातें करेंगे इधर उधर की, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 20 दिन की जो क्लास है, तो क्लास में आप एकाग्रता से सीखिए, और इस काम में माँ भारती का आशीर्वाद आप सबके साथ बना रहेगा। आप हमारा अच्छे से ऐसे ही सहयोग करते रहें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय भारत। वंदे मातरम सभी को। ठीक है जी, सबको वंदे मातरम। ठीक है राजेंद्र भाई। राजीव भाई अमर रहे। जी, वंदे मातरम।